दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंटरनेट मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इसमें देश और दुनिया की जो राजनीति है, तमाम तरह के परिवर्तन भी हो रहे हैं और तमाम तरह के राजनीतिक समीकरण विभिन्न देशों के भी नए-नए तरह से सामने आ रहे हैं। विभिन्न तरह के डेवलपमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हो रहे हैं। वो विभिन्न देशों में जो वहाँ की सत्ताएँ हैं, वह भी इसमें जैसे अमेरिका का भी हाल ही में चुनाव होता है और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के बाद दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाते हैं अमेरिका के अंदर। तो इसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप का पुनः राष्ट्रपति बन जाना किस तरह की राजनीति को प्रभावित करेगा देश दुनिया की। साथ ही अगर हम बात करें कनाडा की भी, कनाडा में जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, वह भी बहुत कुछ दुनिया की जो बदलती राजनीति है उसकी तरफ इशारा करती है। चाइना का अपना स्टेक है, रूस का अपना एक अलग स्टेक है, जैसे यूक्रेन के साथ लगातार उनका युद्ध चल रहा है। वहीं इसराइल और गाजा फिलिस्तीन के बीच में और ईरान के बीच में जिस तरह से लगातार तनाव बना हुआ है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय पूरी एक जो राजनीति है, जो पूरा डेवलपमेंट है, उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को आप सभी जानते हैं, जिस तरह का उनका एक राजनीतिक दिशा उनकी रहती है, किस तरह से उनका स्टैंड रहता है, वह पूरे दुनिया की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें क्या परिवर्तन ला सकता है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए देश दुनिया की राजनीति को बखूबी जानने वाले जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हैं गुजरात से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो गिरीश जी, इस समय जो दुनिया की जो बदलती परिस्थितियां हैं, चाहे हम राजनीतिक बात करें या सामरिक स्थिति की बात करें, तमाम तरह के डेवलपमेंट पूरी दुनिया की परिदृश्य में देखे जा रहे हैं। और खास तौर से अमेरिका का चुनाव की तरफ पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत जिस तरह से हुई और अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत उनकी हुई है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला बड़ा नजदीकी मुकाबला था, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा खासा मार्जिन उन्होंने गेन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ऐसे कौन से समीकरण आप देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत कौन से मुख्य कारण थे अमेरिका में, और साथ ही उनकी जीत के पश्चात पूरे राजनीतिक परिदृश्य दुनिया का जो है किस तरह से आप प्रभावित होता देख पा रहे हैं। प्रसाद जी, बेसिकली देखना आपको ये पड़ेगा कि अमेरिका में 95% इकोनॉमी जो है वो आपके 9% ज्यूस के हाथ में, वो सदियों से वही लोग चला रहे हैं। तो हर देश में एक लॉबी होती है जो तय करती है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब वो चेंजेस के चक्कर में चल रहा था, उनका बिल्कुल ठीक है। इनका जो मानना है, ये बेसिकली बिजनेसमैन है, तो इनका इंटरेस्ट ये है कि भाई अब युद्ध रोका जाए। लेकिन वो जूस के प्रेशर में कब तक वो इजराइल और इसके बीच में कुछ शांति करा पाएंगे ये नहीं पता है। लेकिन अब पूरा देखिए तो पिछले 20 साल में बहुत कुछ फर्क आने लगा है। इंटरनेट आने के बाद और टेक्निकल डेवलपमेंट होने के बाद बहुत स्मार्टली आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में जो एक्सपर्ट्स थे उनको ट्रांसफर चाइना ने, रशिया ने, कोरिया ने, सबने अमेरिका में किया। अमेरिका में वर्कफोर्स नहीं था, वहां पे जाने के बाद जो एक्सपर्टीज मिली वो वापस आई। चाइना ने अपने आप को सबसे बड़ा सप्लायर एस्टेब्लिश कर दिया क्योंकि वो हर चीजें इतनी सस्ती बाजार में डाल रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे उसने क्वालिटी में इंप्रूव किया, तो लोगों को ये लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, सबका फायदा है, क्योंकि बिजनेसमैन अपना इनपुट कॉस्ट कम करने का सबसे बड़ा कोशिश करेगा। पॉलिटिक्स अपार्ट कि हम लोग बोल देंगे नहीं यहाँ आने से लोकल इंडस्ट्रियां बंद हो गई, ये हो गई, तो सबकी पॉलिसियां अपनी अपनी चल रही थी। अब दिक्कत कहां पे आ रही है कि 2004 में 8 में रशिया ने तय किया कि मैं $32 अपने डेवलपमेंट के लिए बचाऊंगा। तो अमेरिका ने बहुत स्मार्टली सऊदी अरेबिया से मिलकर डॉलर के भाव सबसे ज्यादा किए थे, जो 149 रुपये उन्होंने पहुंचाए थे। तो रशिया का जो पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। उस दिन से ये तय हुआ, उन्होंने धीरे से चाइना से दोस्ती कर ली। चाइना बड़ा प्रोडक्शन हब था, रशिया था वो डिफेंस में उसकी मास्टरी थी, स्पेस में मास्टरी थी। इन्होंने मिलके एक कोऑर्डिनेशन कर लिया और धीरे से इन्होंने 2009 में ब्राजील में मीटिंग होती है जिसमें मनमोहन सिंह भी एक व्यक्ति थे, जिन्होंने बोला कि भाई आपको डॉलर के चंगुल से निकलना ही पड़ेगा, तब जाके आप सब डेवलप होगे, नहीं तो डॉलर की दादागिरी इतनी है कि वो जब मर्जी पड़े तब आपके देश को गरीब कर सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चला। ब्राजील बहुत परेशान था इस चीज से, तो ब्राजील ने इनिशिएट किया, उसमें चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका ये जुड़ के इन्होंने ब्रिक्स बनाया। अब धीरे से रह के ब्रिक्स में ये भी आइडिया आया कि भाई डॉलर को खत्म करना है तो हम क्या करें। तो उसका आइडिया भी इंडिया ने दिया था कि भाई ईरान पे सैंक्शन लगे हुए हैं तो हम कैसे करें। तो ईरान को हम अन्न दिया करते थे और उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते थे, तो पुराना एक बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम चलने लगा जिसपे सैंक्शन नहीं लगाते हैं।
अमेरिका का होल्ड धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि अरब कंट्रीज में ऑयल निकाल के वो बड़ा पैसा कमाते थे। अरब लोग भी पड़ गए, उनको भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आया। अफ्रीका को तुमने अपने मतलब के लिए जो गरीब रखा था, अफ्रीका वाले भी पड़ गए, उनको भी लगा कि हमारे पास सबसे बड़े मिनरल्स हैं, सबसे आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो बहुत ही रिच है एग्रीकल्चर में। अगर अफ्रीका चाहे तो वो बहुत ही बड़ा हब बन सकता है। तो ये जैसे ही सबकी समझ में आने लगा तो सब अपने आप से जागरूक होने लगे। पहले सबने अपनी अपनी इकोनॉमी स्टेबल करी। इंडिया हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि 140 करोड़ है हमारे पास दुनिया में, जिसके पास जो चीजें हो सारी चीजें हमारे पास भी हैं। इतना ही था कि हम लोग टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें हर वक्त हमको डॉलर परेशान करता था। डॉलर किसी भी देश को गरीब रखने के लिए बहुत बड़ा हथियार था, जो अब खत्म होने आया। तो अब जैसे ही ब्रिक्स आएगा, ब्रिक्स की बैंक बन गई। ब्रिक्स में इनका जो दादागिरी था कि आप पैसा भेजते थे, उसको एक स्विफ्ट सिस्टम बोलते थे। वो स्विफ्ट सिस्टम पूरी दुनिया इस्तेमाल करती थी, तो उन्होंने उसमें से भी तोड़ निकाले, उन्होंने अपनी अपनी सिस्टम बना ली। और ताजुब की बात यह कि इंडिया का सबसे बड़ा रोल इसमें रहा कि वो जो पहली जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनी ब्रिक्स के, उसके भी प्रेसिडेंट हमारे केवी कामत थे, जो आईसीआईसीआई के पहले चेयरमैन। उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म में काफी कुछ किया, सब जानते हैं। तो वो वहां रहे, उन्होंने पूरी एक सिस्टम सेट करी। यूपीआई जो ये मान रहे थे कि भाई यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना मुश्किल होगा, वो हम लोगों ने करके दिखा दिया। अब तो यूपीआई रूपी पे में तो दुबई में भी चला गया, सिंगापुर में भी चला गया। तो हम लोगों ने एक लाइन वो भी करके दी है। तो अभी आप देखिए कि इसका डॉलर के डोमिनेंस के क्लच में से निकलने के लिए और 23 कंट्री ब्रिक्स को ज्वाइन कर रही। ये परिदेश में पूरा अमेरिका को जो दबदबा है वो चला जाएगा। तो ट्रंप को अभी ऐसा लगता है कि वो फिर अमेरिका में आके राज करेगा और अपनी मनमर्जी करेगा, वो पोजीशन अब नहीं रही है। देखिए आज ही मैसेज आया कि चाइना ने, रशिया ने इंडिया के साथ बहुत ही बड़ा क्रूड ऑयल करने का पोजीशन जो क्लियर किया, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो रिलायंस वाले ने अपनी दुबई में जो पूरी टीम थी यूएई में ऑयल की, उसकी बुला के उनको रशिया भेज दिया। तो वहां पर एक डर बैठ रहा है कि नेतन्याहू अपनी जिद छोड़ नहीं रहा है। वो वहां पे बिल्कुल तला हुआ है कि इसको पूरा खत्म कर देना है पैलेस्टाइन को। तो उस एवज में किसी की मान नहीं रहा है, वो युद्ध करता चला जा रहा है। अब हथियार कब तक अमेरिका देगा, उसका भी एक लिमिट आ गया, क्योंकि वो दो जगह लड़ रहा है, यूक्रेन में भी लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है। एक आ गया समय कि अब उतना जल्दी प्रोडक्शन तो होगा नहीं आर्म्स का। आप देखिए और एक चाल रशिया ने करी थी, जहां पे यूरोपियन यूनियन अब अमेरिका के साथ दूर भागने की कोशिश कर रहा है। वो भी चाल रशिया की कामयाब हो गई कि उन्होंने पहले पूरे यूरोपियन कंट्री को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकाल के उनको गैस पे ट्रांसफर किया, क्योंकि गैस सबसे ज्यादा यूक्रेन और रशिया में है। उन्होंने पाइपलाइनें बिछा दी। अब जैसे उनको लगा कि अब यूरोप को दबाना है, तो उन्होंने यूक्रेन में वॉर की और पाइपलाइनें बंद कर दी। तो अब यूरोप में ये हालत हो गई कि उनके पास न पेट्रोल की मशीनरी रही और ना वो गैस पे कुछ कर पा रहे हैं, गैस मिल नहीं रहा है। तो इतना सारा होने के बाद सैंक्शंस लगे, तो सैंक्शन में भी हम लोगों ने चाइना रशिया को मदद करी। हमने वहां से ऑयल लिया, हमने रिफाइन किया, क्योंकि माल तो सबको चाहिएगा। आप उपवास लेके कब तक लड़ते रहोगे। तो यूरोपियन यूनियन की भी समझ में आया कि हम लोगों को सबके साथ चलना पड़ेगा। वो टाइम चला गया जब वेस्ट पूरा ईस्ट पे राज करता था। अब ईस्ट में सब पावरफुल हो गए, छोटे छोटे कंट्री, सिंगापुर जैसे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सिंगापुर ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस कर लिया, मलेशिया है, थाईलैंड है, सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो सिनेरियो बदलता चला जा रहा है। नेक्स्ट आते 5-6 महीनों में आप देखिएगा बहुत बड़े फर्क आने लगेंगे। ऐसे लगता है कि वक्त बिल्कुल सेम चलता है। तो मैं आपको हमारे वहां का ही इंसिडेंट दे दूं कि 26 जनवरी 2001 को 90 सेकंड के लिए भूकंप आया था, जिसने पूरी दुनिया वहां की उलट पुलट कर दी। 5-10 करोड़ के मालिक रोड पे बैठ के सो रहे थे, रोड पे बैठ के खाना खा रहे थे। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती है। उसको अगर आप उसका एहसास कर लो तो आप चलोगे। तो उसमें हिंदुस्तान सबसे बड़ा मास्टरी है उसकी, सबसे बड़े। आप देखिए कि सी पोर्ट में चाइना और रशिया की मजबूरी है, तो इंडिया सबसे बड़ा उनका साथी बन सकता है। पास में जो छोटे छोटे कंट्री है, हम लोगों ने भी अपना थोड़ा रवैया बदल दिया है। उसमें भी परेशानी करने का एक समझ में आ रहा था कि डॉलर ने दुनिया में झगड़ा ही करवाया है, अपने हथियार बेचने के अलावा अमेरिका को कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। आप देखिए जैसे ही लगा कि बांग्लादेश को हमने फ्री करा दिया, बांग्लादेश एक अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था, तो इन्होंने आके बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस करी, बांग्लादेश में गवर्नमेंट की रेजिम चेंज कर दी। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी बिगड़ने लगे। कुछ गलतियां हमसे भी हो गई कि हम एक ही आदमी को प्रमोट कर रहे थे, उसका विरोध काफी दूसरे लोग करने लग गए। तो अब ये बैलेंस करना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हमको अभी भी अमेरिका को इसी चीज में होप है कि शायद इंडिया वहां पे है तब तक मैं सेफ हूं। अब इंडिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अमेरिका को भी माप से रखना पड़ेगा, रशिया और चाइना से भी दोस्ती माप से रखनी पड़ेगी। अब ये स्मार्टली आप देखिए कि जो क्वेड की मीटिंग होती थी, जिसमें जापान, इंडिया, इंग्लैंड और अमेरिका है,
वो जो 2025 में मीटिंग होनी थी उसको उन्होंने इंडिया में शिफ्ट कर दिया, ताकि इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। उसके पहले G70 में आप देखिए, ब्राजील में ही G20 की मीटिंग है, G20 की मीटिंग में जापान भी आ रहा है, तो हमारे साथ हैं और हमारे साथ नहीं है वो भी वहां आएंगे, वहां पे आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्रूशल है। नेक्स्ट जो 6 महीने आ रहे हैं उसमें काफी कुछ फेरबदल होगा। और सबसे बड़ी मोनोपोलीज जो थी आप देखिए तोड़ दी चाइना में। अभी तक ये था कि पूरी दुनिया के हवाई जहाज तो अमेरिका और इंग्लैंड फ्रांस ही बनाते थे, यूरोपियन यूनियन, वो एयरबस और एयर इंडिया के नाम से। बहुत ताज्जुब की बात है कि 3 साल पहले चाइना ने उसी के बराबर के प्लेन बना लिए, जिसको कोमैक C919 के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ये लोग बड़े हवाई जहाज बनाने के चक्कर में पड़ गए तो छोटे हवाई जहाज कम पड़ने लगे, तो ये चाइना ने बना के अपना अप्रूवल ले लिया और वो 1000 हवाई जहाज के ऑर्डर ले लिए उसने। तो अभी हवाई जहाज आप बना रहे हो, रॉकेट आप बना रहे हो, ऑटोमोबाइल्स आप बना रहे हो। अभी चाइना में आप देखिए, फ्रांस ने उन पे बोल दिया कि भाई ट्रंप ने बोला कि मैं चाइना पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाऊंगा। तुम लगाओगे कैसे? तुम्हारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बदल के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने लगे उसमें 75% तो चाइना आपको दे रहा है। चाइना चाइना और बना रहा चाइना ने अपना रंग 24 घंटे में दिखा दिया। जैसे ही फ्रांस ने भी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 60% ड्यूटी लगाई, तो इमीडिएट उसने जो अपना सबसे ज्यादा 95% इंपोर्ट जो करता था, कॉनेक और ब्रांडी और परफ्यूम्स, वो उसने बंद कर दिए। तो 24 घंटे में वहां के डिप्लोमेट को जाके हाथ पांव जोड़ने पड़े, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया कहीं भी हो जाएगी, चाइना और इंडिया को निग्लेक्ट करना किसी सही की बात। हैसियत नहीं है, क्योंकि हम लोग मिलकर 300 करोड़ है। 300 करोड़। और अभी जैसे ब्रिक्स बनेगा तो 40% पॉपुलेशन हमारी तरफ है, 30% हमारा प्रोडक्शन हमारी तरफ है, 15% जीडीपी हमारी तरफ है। तो इसको निग्लेक्ट करना, जो एक वक्त में रोल अमेरिका का होता था, अभी ये मिलकर एक ब्रिक्स का रोल होने जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा फेरफार की आप उम्मीद रख सकते हो। इसमें हमको देखना ही पड़ेगा कि हम लोग कितना स्मूथली दोनों की तरफ बढ़ के काम कर सकते हैं। जी सुशांत। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से इंटरनेशनल जो आपस में ट्रेड की भी लड़ाई है और डॉलर के मुकाबले जो दूसरी करेंसी को देने की, जो आगे बढ़ाने की बात है, ये तमाम तरह के जो इस समय विभिन्न देशों के बीच में जो लड़ाई दिखाई दे रही है, सती तौर पर तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में और बड़ी लड़ाई है आपस के देशों के बीच में, ट्रेड वार के तौर पर देखें या करेंसी को अपनी बढ़ाने के आगे देखें। और ब्रिक्स क्वाड का आपने जो बताया, अच्छा, ये बड़ा एकदम से ऐसा अहम विषय है कि ब्रिक्स और क्वाड दो, क्योंकि ऐसे समूह हैं जहाँ विभिन्न देश, इंडिया की उपस्थिति दोनों समूह के अंदर है। और ऐसे में जैसा आपने कहा कि इंडिया का रोल कोई भी देश इस समय ऐसा नहीं कर सकता कि कमजोर मान सकता है, कम मान सकता है। इंडिया दोनों समूह की बात करें, चाहे अमेरिकन जो जिस कंट्रीज का नेतृत्व करता है, और जहाँ चाइना और रशियन दूसरे ग्रुप में बैठे हैं, तो दोनों समूह में भारत की जो पोजीशन है उसको सभी देश मान रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जैसा आपने कहा कि ब्रिक्स की, जैसे मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान ही वो सब बातें उस समय कही थी, और आज सत्य भी दिखाई दे रही हैं उसको लेकर, अपने जो डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को मजबूत देने की बात है। तो ऐसे में जो संघर्ष है ब्रिक्स का और क्वाड का, वो आने वाले समय में और किस दिशा में और कितनी संघर्ष वाली स्थिति में दिखाई देता है? देखिए, अभी जैसे ट्रंप आया, आप देखिए युद्ध की जो पोजीशन थी, आज धीरे धीरे जो हमारे संबंध है वो रशिया ने चाइना को समझाया, हमारे वहां पे बॉर्डर के डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट सेटल होने आए। तो आपका जो डिफेंस का खर्चा है वो अगर कम होता है तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तो सबका डिफेंस में जा रहा है। डिफेंस में जाता तो आप देखिए वो पोजीशन इंप्रूव हो रही है। अभी तीनों देश ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के बगैर तो डेवलप नहीं कर पाएंगे। इंडिया को रशिया और चाइना की गरज है, चाइना को रशिया और इंडिया की गरज है। और बीचे जो छोटे छोटे देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका को अगर हम नेवल बेस बनाने देते हैं, हम खर्चा भी करते हैं और वो दादागिरी भी करता है, तो अगर ये सारा मामला वहां से हट जाता है तो क्या होगा? अभी आप देखिए चुपके से बहुत सारे डेवलपमेंट और जो लोकल में नहीं आ रहा है कि ईरान के नीचे का जो एरिया था वहां पे सोमालिया बैठा हुआ था, तो इथोपिया ने चुपचाप से सोमालिया को काट के वहां सोमाली लैंड करके एक अलग देश कर दिया जो किसी वक्त फ्रांस के अंडर में था। तो अब जिबूटी का डिमांड कम होता चला जा रहा है। जिबूटी एक ऐसी जगह है, छोटा सा देश है, जिसमें दुनिया के सारे सबके नेवल बेस लगे हुए हैं। उनको अगर कंट्रोल करना है, अब अगर उसने अपनी करेंसी डिक्लेयर कर दी, अपना रिजर्व बैंक बना दिया, अपना उसका फ्लैग बना दिया, वो रिकॉग्निशन मांग रहा है, आधे कंट्रीज दुनिया ने उनको रिकॉग्नाइज भी कर दिया। तो ये जियोग्राफिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, सब एक बात सबको कॉमनली समझ में आ रही है कि अगर शांति होगी तो कमा पाएंगे और जिएंगे। ये युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है। और युद्ध कौन करा रहा था, ये अब पिक्चर सबके खुल के सामने आ गई है कि वो किसी भी देश को शांति से बैठने नहीं देगा।
और उसको अपनी औकात इसलिए समझ में आ गई है कि अफगानिस्तान में वो मार खा गया, जो बता रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी है, सबसे बड़े उनके पास हथियार हैं। आपने वही कोशिश कर ली यूक्रेन और रशिया के बीच में, आप नहीं कुछ कर पाए। यूक्रेन की दिक्कतें अलग थी, क्योंकि यूक्रेन सबसे ज्यादा ऑयल और गैस में रिच पोजीशन था, सबसे ज्यादा गेहूं बनाने वाला देश था, ज्यादातर दुनिया के गेहूं में 50% यूक्रेन से आते थे। तो यूक्रेन शांति से जी रहा था, लेकिन क्योंकि वहां के कुछ ऑयल के टुकड़ों में बाइडन का बेटा जो है हंटर बाइडन, वो मिलके ऐसे वहां पे अफवाह थी कि भाई उसने कुछ ऑयल फील्ड्स ले लिए, जिसको इसने मना किया था पुतिन ने कि भाई इनको यहाँ मत घुसने दो। वो यूरोपियन यूनियन नेटो के एग्रीमेंट चक्कर में उसने उनको आने दिया, वहां से ये युद्ध की शुरुआत हुई। रशिया ने बोला अगर नहीं सुधरोगे तो मैं तुमको कर दूंगा सीट से। अब ये उम्मीद है कि भाई ट्रंप सेटलमेंट कराता है या बाइडन जाने के पहले अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तो बाइडन को 20 जनवरी को बिल्कुल। शपथ लेनी है। तो उसके पहले ये भी एक कॉम्प्लिकेशन खड़ा होता है, जो ज्यादातर मैं समझता हूँ 18 या 19 नवंबर को जो ब्राजील में मीटिंग होगी G20 की, उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन अब हम इस पोजीशन में आ गए कि हिंदुस्तान भी जहां खड़ा रहेगा उसकी आवाज सुननी पड़ेगी, क्योंकि पोर्ट की सबको गरज है। आज हिंदुस्तान के पास सबसे ज्यादा पोर्ट है, साउथ अफ्रीका से आपको घूम के आना परवड़ेगा नहीं, तो आपने यहाँ सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। अगर गल्फ में आपको शिप्स की मूवमेंट चाहिए तो आपको ईरान से शांति करनी पड़ेगी, ईरान को आप दबा नहीं सकते हो, ईरान खुद ही पावरफुल है। और अगर ये ब्रिक्स वाला अरेंजमेंट शुरू हुआ तो आपके सैंक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर आपको कौन सा देश आपसे दबेगा? आप अभी तक तो डॉलर के नाम से दबा रहे थे, जब डॉलर ही नहीं रहेगा तो आप किसी को दबा नहीं सकोगे। तो ऑटोमेटिकली सारे देश अपने आप को अभी आजाद करके डॉलर के चंगुल से छुड़वा के एक नई सेटअप कर रहे हैं। अब इसमें कौन कितना खेल करता है, कौन किसके साथ रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो पाकिस्तान है। आजाद देवी अफगानिस्तान से हम लोगों ने संबंध सुधार लिए। तो अगर पाकिस्तान अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा और अमेरिका की गोद में जाके बैठेगा, तो ये होगा भविष्य में कि आपके भी टुकड़े हो जाएंगे। जैसे आपका एक दिन बांग्लादेश बन गया, इसमें वहां पे भी बलूचिस्तान के पीछे ईरान बैठा हुआ है, सारी जगह पे मुसीबत है। तो आपने जैसे इजराइल को हेल्प करी थी, आपने वहां पे लेबनान क्रिएट करने की कोशिश करी थी, वो वहां पे सारे देश अपने अपने आदमी लगा के कर रहे थे टुकड़े, वो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। लेकिन एक मैसेज क्लियर जा रहा है कि अगर युद्ध रुकवा सकता है बाइडन और हीरो बनने की कोशिश करता है, वो ये इसलिए करेगा क्योंकि उसको व्यापारी बनना है। अभी वो बोल रहा है कि मैं सब पे टैक्स लगा दूंगा, चाइना पे तुम ज्यादा टैक्स लगा दो। आपका आवाज बंद हो बदलाव गई, आ फिर रहा जो। है। हाँ, तो जी जी वो भी बोल रहा हूँ कि अभी ये 2-3-4 महीने जो है आने वाले, ये बहुत ही क्रूशल है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स के लिए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। तो हमको ये वेट करके देखना पड़ेगा हमारा कितना रोल है। रशिया चाइना अपना रोल क्लियर करते चले जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को तो ये होगा कि वो लोग अगर मिलके एक इशारा कर देंगे तो उसको चुप बैठना पड़ेगा, ये हकीकत है। और गरज तो पाक, क्योंकि वो रोड एंड बेल्ट जो इनिशिएटिव लिया है उसने वो कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रशिया ने ये सोच रहे थे कि गल्फ में से निकलना है, तो अमेरिका इसराइल सबकी जगह से उनको वो किप तक अपना ये कैनाल में से पास होना है, तो उनकी दबदबा उनको चाहिए। अभी इन लोगों ने कनाडा का एक रूट निकाल दिया है। अगर वो अटलांटिक से होकर कनाडा का रूट निकलता है तो वो 3,000 से 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रशिया और यूरोप के बीच का बिजनेस है वो और इजी हो जाएगा। तो और ये भी इजी हो एक बहुत जाएगा। बड़ा खतरा है कि आपकी धीरे धीरे मोनोपोली जो थी वो डॉलर में खत्म होती चली जा रही है। आपके आर्म्स और एम्यूनेशन में जो आप मोनोपोली रखते थे कि हथियार हमसे हमारे पास सबसे बढ़िया है, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ब्रिक्स का बेसिक आइडिया जो चाइना बोल रहा था कि भाई हम लोग बुद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी हमको शांति चाहिए। हम ये समझते हैं कि सब अगर साथ में शांति से रहेंगे तो सब कमाएंगे, और वो युद्ध वाला कल्चर हमको खत्म करना है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया में 100 साल से जो ये अराजकता चल रही थी युद्ध की, वो खत्म हो और सारे देश बैठ के कमाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो लेकिन ये 4-6 महीने वॉच करने पड़ेंगे। अमेरिका जो ये सोचता है कि अभी उसका जो रोल है कि वो जो डिसाइड करेगा, तो अभी भी हम उस भ्रम में है कि भाई ट्रंप डिसाइड करेगा कि दुनिया का क्या होगा, लेकिन ट्रंप अब उस रोल में नहीं है। हालांकि अमेरिका ही पूरे वो रोल में नहीं, यूरोपियन यूनियन अपने ही मोनोपोली मेंटेन करने में इकोनॉमिकली खत्म हो चुका है। तो अभी जो भी है वो दुनिया बड़े आशावाद से देख रही है ब्रिक्स कंट्रीज को। और छोटे छोटे कंट्रीज तो जहां देखेंगे वहां बैठ जाएंगे, उनको कोई दिक्कत है नहीं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रशिया इंडिया और चाइना पे है। वो लोग कैसे दुनिया को शेप करना चाहते हैं वो अगले 4-6 महीनों में पता चल जाएगा। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने कि आने वाले 4-6 महीने बड़े क्रूशियल हैं और लगातार इन पे निगाह भी रखनी पड़ेगी। जो तमाम तरह के डेवलपमेंट होंगे, वो काफ़ी कुछ बता भी देंगे कि किस तरह से अब दुनिया घूम रही है, किस तरह की पूरी राजनीति को प्रभावित कौन-सा क्षेत्र कर रहा है। अच्छा, हम ज ब्रिक्स की बात करें, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि रशिया जिस तरह से पूरी शतरंज को बिछा रहा है, पुतिन ने जिस तरह से इसको पूरे मोहरे सेट करे हैं, जैसे आपने यूक्रेन की बात की कि किस तरह से उसमें तेल और गैस का जो मामला था, और साथ ही चाइना, रशिया की जुगलबंदी और साथ में इंडिया का आना, ये जो पूरा नया समीकरण है, तो भारत के दृष्टिकोण से क्या चाइना पे विश्वास करना कहाँ तक उचित है? क्योंकि चाइना का जो इतिहास रहा है, उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उसने भारत को हमेशा धोखा दिया कहीं न कहीं। तो ऐसे में चाइना, रशिया, भारत का गठजोड़ ब्रिक्स के माध्यम से जो बना हुआ है, ऐसे में चाइना पर विश्वास करना कितना उचित है या कितना इसमें संशय है अभी, और इसमें कितना कुछ परखना बाकी है चाइना को और? नहीं प्रशांत जी, हिस्ट्री को ट्विस्ट करके बताना, ये गलतफहमी भी दूर करना बहुत जरूरी है। आपको चाइना ने तभी तभी परेशान किया है जब आप अमेरिका की तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा ही मोहब्बत दिखाने लगे हो। 1956 में एटॉमिक रिएक्टर बना रहा था चाइना, तो अमेरिका ने अपना हवाई जहाज भेजा। उसने बोला कि भाई हमको वहां पे एक बार चक्कर मरवा दो। वो पता चला 61 में, वो पता चला 62 में आपकी वॉर हो गई। आपने वहां पे जासूसी करने के लिए अमेरिका को हेल्प करा, तो चाइना ने आप पे वॉर कर दी। उसके बाद इतने साल नहीं, 4800 किलोमीटर की बॉर्डर आपके साथ खुली पड़ी है, काफी गैप्स तो उधर हैं। तो लेकिन चाइना ने कभी आपको परेशान नहीं करा, क्यों? जब तक उसका उस एरिया में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं। अभी आप देखिए, अगर इतिहास आप देखने जाओ तो इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका ने बहुत बड़ी कोशिश करी थी कि आपका सिक्किम जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वहां पे चाइना और इंडिया पे कंट्रोल रखने के लिए अमेरिकन अपनी वहां पे एक स्टेशन बना दे। लेकिन बहुत ही होशियारी से हमारे रॉ के ऑफिसरों ने वो पूरी गेम समझ ली, और वहां पे जाके राजा को ही समझा दिया, और पब्लिक को उन्होंने माइंड सेट कर लिया कि भाई आपको तो इंडिया के साथ रहना चाहिए। और वो जानते थे कि जमीन से जुड़ा हुआ तो इंडिया है। वहां पे इलेक्शन हुआ, शायद 5% वोट भी राजा को नहीं मिले, और राजा हार गया, और पब्लिक ने सिक्किम के साथ अटैच किया। उस वक्त चाइना चाहता तो खेल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। तो ये जो आपको नैरेटिव बताया जा रहा है कि भाई आप चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, चाइना आपका दुश्मन है। आज आपका फार्मास्यूटिकल 85% एपीआई चाइना से आ रहा है। आज भी आपका माल चाइना से आ रहा है। आपकी इंडस्ट्री अगर कमा रही है, वो यहाँ से मना के यूरोप में जो महंगा माल बेच रही है, उसका थैंक्स टू चाइना, कि चाइना आपको सस्ता माल दे रहा है। तो आप एक आदमी को दुश्मन मानना चले जाओ, कल अगर वो पाकिस्तान पे रशिया और ये जोर करेंगे कि नहीं आप इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो क्या करेगा? पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। आज बांग्लादेश ने गलती करके समझ लिया इतने ही दिनों में कि भाई क्या हो रहा है। अभी ट्रंप आया है, ट्रंप उसको बोलेगा वहां पे इलेक्शन करवाओ। तो बांग्लादेश में जो उन्होंने सेटअप चेंज कर दिया, तो क्या हुआ? आपकी लाइटें बंद हो गई इंडिया की तरफ से, आपका गैस बंद हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट सारा इंडिया में आ रहा है, वियतनाम में जा रहा है, मलेशिया में जा रहा है। तो आपने आपका रिजिम चेंज करके कर क्या ले? आपने तो बर्बादी कर दी बांग्लादेश की। तो समीकरण बदलते चले जाएंगे। चाइना ने आपको तभी तभी परेशान किया जब जब आप अमेरिका की गोद में जाके बैठने की कोशिश करते हो, वो आपको नहीं करना। तो ये समझ लें कि वो परेशान करता है। तो चाइना को अगर उस एरिया में इंटरेस्ट होगा, तो आपकी कैपेसिटी तो अभी बढ़ी है। आज से 20 25 50 साल पहले आपकी हैसियत नहीं थी कि आप चाइना से लड़ जाओ। लेकिन चाइना ने कभी आपको इकोनॉमिकली, इतनी बुरी हालत में भी आपको, जब इकोनॉमिकल आप ग्रो कर रहे थे, तो आपको चाइना ने हेल्प करा है। ये बोलने से शायद कई लोगों को, वो जो झंडियां लेके घूमते, उनको लगेगा कि हम चाइना के एजेंट हैं, लेकिन हकीकत को आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप देखिए, श्रीलंका में भी अमेरिका ने इंटरवेन करने की कोशिश करी। जब अफगानिस्तान में उसको तो कहीं बेस बनाना है। अफगानिस्तान से निकला तो उसने वियतनाम में देखा, वियतनाम में छोटी सी प्रजा थी, लेकिन अमेरिका को उन्होंने भगा दिया। वहां से जाने के बाद वो श्रीलंका में ढूंढ रहे थे। हमने एलटीटी का प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट किया, एलटीटी खत्म होने लगी, तो वहां पर भी शांति हो गई। तो हम क्या, पूरी अमेरिका सब जगह ये करता चलेगा? तो उस वक्त भी चाइना ने कभी हमको डिस्टर्ब नहीं किया है। आज भी ये बोलने वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे वॉर होगी तो चाइना हमारा एरिया दबा लेगा। आज इंटरनेशनल लेवल पे अभी वो पोजीशन नहीं है। वो तो अंग्रेजों ने जानबूझकर जितने भी एरियाज थे वो डिस्प्यूटेड छोड़ दिए। बिल्कुल छोड़ हमारी दिया। इस तरफ सर्कलिंग छोड़ दिया, उधर मैकमोहन लाइन छोड़ दिया आपने। तो आप अगर अपने आप से एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो हमको वो सारे अभी थोड़े माइंडसेट चेंज करने पड़ेंगे। आपको भी ये सोचिए कि भाई अगर आपको, आज हम सोचते हैं पाकिस्तान से तो हमारे ये 5-10 साल में, नहीं तो मकराना मार्बल वगैरह पाकिस्तान से आज भी बहुत आता था।
हम लोग दुश्मन है, लेकिन जहां पे धंधा कर रहे थे, आज अगर हमने अनाज देना बंद कर दिया, पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है? तो हर देश समझ रहा है। तो इंडिया इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड और 140 करोड़ की जनता को कोई भी वर्ल्ड का कंट्री निग्लेक्ट नहीं कर पाएगा। आर्मी में हम, डिफेंस में हम अपने आप को, वो तो दुश्मन देश तो बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान इधर इनका खर्चा कम हो गया, इनके प्लेन गिर गया, इनको ये नहीं हुआ। इतनी अगर अमेरिका से दोस्ती होती तो हमारा पहला फाइटर प्लेन जो हमने तेजस बना के रखा है, उसका 4-5 साल से तो अमेरिका इंजन नहीं दे रहा है। अब वो इंजन अगर हम चाइना से लेके डाल देंगे तो इनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो दिक्कत हो रही है। आज चाइना ने हवाई जहाज बना लिया है तो इंजन भी बना लेगा। तो दिक्कत ये हो रही है कि मैक्सिमम केमिकल्स, मैक्सिमम रेयर मटेरियल, ये सारा चाइना के पास है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनको, पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रिएक्टर से ही सारा काम चलता है। इंडिया पहला देश है जिसने थोरियम रिएक्टर बना लिया है। अमेरिका को सबसे बड़ी नाराजगी जो होगी वो इसी हद से कि थोरियम से अगर हम पावर जनरेट कर रहे हैं, तो थोरियम इतना अच्छा मटेरियल है कि उससे बॉम्ब नहीं बन सकता है, तो आप पे सैंक्शन नहीं लग सकती है। तो केरला के कलकपक्कम में जो हमने बना लिया है थोरिया का रिएक्टर, ऑलमोस्ट हम उस पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। और उसमें भी इनडायरेक्टली ऐसे किसी का मानना है कि वो टेक्नोलॉजी में चाइना ने हमको हेल्प करी है। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, हम लोग अपना लोकल इलेक्शन के चक्कर में हम सबको दुश्मन बताते चले जाएंगे, तो ये इंटरनेशनल सोचने वालों के लिए सही बात नहीं है। समय बदलता रहेगा। आज जर्मनी दोनों इकट्ठे हो गए तो वो प्रोग्रेसिव हो गए। कोरिया, साउथ कोरिया अभी भी इकट्ठे नहीं हो रहे, उनकी हालत देख लो, दोनों हालांकि बहुत ही पावरफुल स्टेट है। तो समय बदलता चलेगा, काफी बदलाव होते रहेंगे। अब वो देखना पड़ेगा किसको कितनी गरज है। और इंडिया वो सबसे बड़ा जो बोल रहे हैं कि रोल प्ले करेगा, आज नहीं लेकिन 50 साल के बाद इंडिया का रोल डेफिनेटली बहुत पावरफुल होगा। ये अभी की सिचुएशन से हम मान सकते हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा कि आपने कि वर्तमान की जो पोज़ीशन है, वही भविष्य तय भी करती है और जो वर्तमान में जिस तरह से भारत का रोल लगातार वह अपने आगे बढ़ रहा है, वह भी कहीं न कहीं आने वाले समय में बहुत प्रमुखता से पूरे वर्ल्ड की जो राजनीति है, उसमें प्रमुख रूप से सामने आएगा भारत की जो पोज़ीशन है। अच्छा, हम बात करें कनाडा की अगर, कनाडा की भी राजनीति लगातार चर्चाओं के केंद्र में है। जिस तरह के वहाँ के प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य रहे हैं, जो कार्यशैली रही है, उससे भारत काफ़ी नाराज़ भी रहा है और भारत ने कई बार उनके बहुत कड़े शब्दों में आपत्ति भी दर्ज कराई है। और जिस तरह से खालिस्तानी वर्ग वहाँ पर लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है कनाडा के अंदर, तो भारत के जो इंटरेस्ट हैं, वह लगातार टकरा रहे हैं कनाडा की इंटरेस्ट के सामने। तो ऐसे में ट्रंप का जो रोल है, जो ट्रंप को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद। तो ऐसे में पूरी जो राजनीतिक जो 3 देशों के बीच की हमारी कनाडा, हमारा देश और भारत और अमेरिका, इसको किस तरह से आप देख पा रहे हैं? इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है कनाडा की सोच में, दृष्टि में उसकी? प्रशांत जी, हम किसी अगर मेहमान बन के गए हैं तो उसके घर का प्रोटोकॉल जो है वो हमको निभाना पड़ता है। हम अगर फॉरेन में रहने गए हैं तो वहां के देश का कुछ प्रोटोकॉल होता है। वहां पे भी अगर हम ये झंडियां निकालेंगे और मंदिर मस्जिद तोड़ने लगेंगे तो ऑब्वियस होगा ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप देखिए, गल्फ कंट्री ने बहुत अक्लमंदी से किसी को सिटीजनशिप नहीं दी है, तो वहां पे शांति है, वहां पे ऐसा कोई चलता ही नहीं अल्लाह गुल्ला। तो ये होगा कि अल्टीमेटली सब कंट्री अपना एक प्रोसीजर चेंज करेंगे। उनकी गरज थी कि अमेरिका को ईमानदार और मेहनत करने वाले लोग चाहिए थे। उनके वहां तो वो $2000 डालते हैं तो लोग ड्रग्स पीते हैं और काम नहीं करते हैं। तो आपकी गरज थी, आपने सब लोगों को बुलाया, फिर आपने सिटीजनशिप दे दी। अब वहां पे धीरे धीरे आप अपना लोकल पॉलिटिक्स भी देखने के लिए आपने इंडियन डायस्पोरा को भी इन्फ्लुएंस करने लगा, ये तो करने लगे। तो वो लोकल पॉलिटिक्स के चक्कर में जो डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हमसे हुई हैं। हम लोग अगर कुछ, ये कोर्ट ऑपरेशंस तो बहुत पहले भी होते थे। आपको बिल्कुल। एक ये पता, ये तो आप कनाडा की बात कर रहे हो, वो लोकल पॉलिटिक्स में उनके वहां बदलाव आता रहेगा। वो देखो, वहां पे भी अपोजिशन है, वो भी मेहनत करेगा कि भाई इनको हटाओ। आज बाइडेन को हटाने के लिए ट्रंप ने भी मेहनत करी, तो वो उधर के लोकल लेवल में जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं पे नहीं आना चाहिए, या उधर के कोई लोगों को छूट नहीं दी जानी चाहिए। तो अगर आप उधर सिटीजन आपका हो गया वो सही है, लेकिन अगर कोई भी दूसरे देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसमें आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, या पकड़ के आपकी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी आप पकड़ के भेज दो कि भाई ये मेरे को लगता है आदमी सही यहाँ बात। पे कुछ गड़बड़ करेगा। तो ये तो है। आप धर्म की लड़ाई में वहां क्यों पड़ रहे हो? अगर धर्म की लड़ाई है तो यहाँ पे आज पंजाब में आप बताइए खालिस्तान का क्या रोल है? कुछ है ही नहीं। जब वो मामला ही खत्म हो गया है तो आप ऐसे कैरेक्टरों को वहां पे बैठ के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने सिख है वहां पे वो सारे खालिस्तानी है। और सिखों ने मजबूत किया, वो खुद कनाडा भी मानता है कि जो उन लोगों ने वहां पे डेवलपमेंट किया, उन्होंने पैसा कमा के दिया। आज वहां पे सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है तो वो सिख कम्युनिटी कर रही है। अभी पटेल कम्युनिटी पहुंची है जो वो बिजनेस कम्युनिटी है।
तो आपको अगर अपना कंट्री डेवलप करना है तो आप शांति से उनको कंट्रोल में रख के करो। आप उनको अपना जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वहां पे यूज करने मत दो। आज आप देखिए कि अब की बार ट्रंप सरकार मोदी जी ने कर दिया, ट्रंप आए नहीं, तो उसके बाद बाइडेन से तुम्हारे रिश्ते थोड़ा खिंचाव आ गया था। तो हमको ये करना चाहिए कि हम अपने दायरे में रहें, वहां पे जो भी हो रहा है, कल अगर कोई अमेरिकन यहाँ पे कुछ गड़बड़ करता होगा तो आप उनको, आप डिप्लोमेट्स को निकाल देने से तो आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। और कोर्ट ऑपरेशन आप बोल रहे हो तो इंटेलिजेंस एजेंसियां सारे एक दूसरे की कंट्री में काम करती हैं, लेकिन अगर वो खुलापन में आ जाएगा तो ये आपकी बदनामी होगी। आज ऐसा नहीं है कि हम लोग के आदमी सब जगह काम कर रहे हैं। यूक्रेन में जब बाइडेन का लड़का ऑयल मिल लेने गया था, उसके 6 महीने पहले हमारे के रॉ ऑफिसरों ने हमारी गवर्नमेंट को बता दिया था कि यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। ऐसा नहीं है, सब जगह पे होता है, लेकिन वो अपना उनका दायरा होता है काम करने का। लेकिन जब तुम खून खराबे पे आ, तो ये दिक्कत हो जाती है। तुमको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने आदमियों से काम कराना, चुपचाप निकल जाना है। आज पाकिस्तान में आप देखिए जितने भी टेररिस्ट थे उनको बारी बारी आपने उड़ा दिया, लेकिन पाकिस्तान ये साबित नहीं कर पाई कि आपके आदमी ने मारा है, क्योंकि वहां पे तो अफगान आतंकवाद भी चलता है, सब चलता है। तो बहुत ही शांति से काम होना चाहिए। हाँ, अगर मेरे को फिर आपके 56 की तरह हीरो बनना है और मैं ये अनाउंस करता चलूंगा तो अल्टीमेटली वो देश का नुकसान। लेकिन कनाडा और अमेरिका की अभी परिस्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ बाहर वालों को निकालने को नहीं चाहते, उनका खुद का इकोनॉमी प्रेशर में आ रहा है। अभी वहां के जो लोकल हैं, क्योंकि अनऑफिशियली जो लोग गए हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि म्यूनिसिपैलिटी ने काम नहीं किया तो हम मोर्चा लेके चले गए। वहां पे तो बाकायदा केस हो जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी पे, उनको कंपेंसेशन देना पड़ता है। तो वो उनकी बात से वो भी सही है कि भाई आप लोग ऐसे अनऑफिशियली, आज 1,70,000 आदमी अनऑफिशियली वहां पे चले गए हैं, तो वो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट पे प्रेशर तो क्रिएट कर ही रहे हैं ना। मकानों के भाड़े बढ़ गए, मकान नहीं मिल रहे थे, लोकलों को परेशानी हो रही थी, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई चिल्लाएगा। तो काफी कुछ फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो इनको ऐसे लग रहा है कि भाई इनको निकालेंगे। हमारे यहाँ पे 80% एनआरआई है, उनसे बात करो कि भाई क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, ट्रंप तो व्यापारी है, अभी सबको निकाल देगा, 25-25 लाख रुपया लेंगे तो फिर दे देगा, बोले वो तो धंधा करने के लिए आया। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है कि भाई ट्रंप भी सोच रहा है कि चलो इतना ही फोकट में क्यों खा रहे हैं, इनको पैसा ले लो, पहले बाहर निकालो फिर पैसा लेके आने दो, ये भी हो सकता है। तो काफी कुछ, वही तो बना कि काफी कुछ अपने अपने मतलब से सारे परेशान है। अब इसमें से कौन कैसे रास्ता निकालता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि इंडियंस को अगर कहीं से भी आप निकालोगे तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे 100% प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके पास काम करने वाला वर्ग नहीं है जो हम पूरा कर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है कि वर्कफोर्स जो इंडिया का पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसने हर देश की जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाया है, उसकी जो तरक्की को में बहुत बड़ा योगदान इंडियंस का है, वर्कफोर्स का इंडिया की, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, अगर बात करें डॉलर के मुकाबले रुपये की, ये भी क्योंकि लगातार ऐसा चर्चा का विषय बना रहता है, तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देश के अंदर, चाहे सत्ता पक्ष को विपक्ष को, जो भी होता है विपक्ष में वो सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगाता है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें बीजेपी मोदी जी खुद कहते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया का जो गिरना था, बड़ी राजनीतिक आरोप लगाते थे। वही अब कांग्रेस या जो अन्य विपक्षी दल हैं केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, जिस तरह से रुपया अपने हाईएस्ट मतलब न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, रिकॉर्ड स्तर पर। तो ऐसे में जो रुपये की पोजीशन है, इसको किस तरह से बेहतर बनाने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से मतलब गिरने की जो स्थिति है, रिकॉर्ड बना दिया उसने, इसको किस तरह से आप पूरे विषय को देखते हैं? क्योंकि आर्थिक रूप से एक बड़ा ऐसा सेंसिटिव विषय है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रधान जी, हमको इतना तो कबूल कर लेना चाहिए, मैं किसी पॉलिटिक्स आदमी की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं रिजर्व बैंक में, थिंक बैंक, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वो अपना आगे का कैसे करके सोचना है वो करें। आज आपने 800 टन, 850 टन गोल्ड इंडिया में वापस लाके रख दिया है। 2600 टन चाइना के पास है, 2800 टन रशिया के पास है। आप जो ब्रिक्स कर रहे हो, वो ब्रिक्स का बेस जैसे पहले डॉलर गोल्ड बेस्ड होता था कि आपके पास जितना सोना है उसके हिसाब से आप, तो उन्होंने 70 में बंद कर दिया। तो डॉलर का वैसे कोई जीरो वैल्यू है, फेस वैल्यू। तो आज अगर मैं डॉलर लेके जाऊं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। राजा महाराजाओं के टाइम पे चांदी का सिक्का होता था तो उसकी कीमत की चांदी उसमें होती थी, तो उसका रियल वैल्यू होता था, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक होता था। ये तुम्हारे डॉलर में तो था नहीं। फिर तुमने जुगाड़ खेलना शुरू कर दिया कि भाई अच्छा इस कंट्री को दबाना है, इसका रेट एक्सचेंज बढ़ा दो, डॉलर का थोड़ा टाइट कर लो। तो वो हमेशा ये देख रहे थे कि किस कंट्री को बर्बाद करना है, उसके डॉलर दबा लो, तो रुपया ज्यादा खर्चा करेंगे। एक्सपोर्ट हमारे ज्यादा, इंपोर्ट हमारे ज्यादा है, तो ज्यादा नुकसान हमको पड़ता है। आज अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता तो अमेरिका हिम्मत नहीं करता डॉलर दबाने की। तो इसी चंगुल में से निकलने के लिए अब अगर ब्रिक्स गोल्ड बेस पे आता है
तो ये गोल्ड, अभी डॉलर थोड़े टाइम के लिए अगर बढ़ भी जाता है तो थोड़ा धंधे में असर पड़ेगा, लेकिन कल अगर ब्रिक्स गोल्ड पे जाता है तो डॉलर को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका कितना गोल्ड कहां से निकालेगा। और आपने जितना भी गोल्ड रखा था वो फ्रीज करने, इन्होंने रशिया का फ्रीज कर लिया, सिक्योरिटीज थी वो फ्रीज कर ली, तो ये अब इसमें निकलना है तो थोड़ा बहुत ये ट्रांजिट में दिक्कत पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स गोल्ड बेस आ जाता है तो आपका भी वैल्यू बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रशिया चाइना से आधा सोना तो ऑलरेडी आपके पास है, तो इकोनॉमिस्ट भी उसी पे लगे हुए काम करने के लिए। बाकी हम वो पॉलिटिक्स के लिए कि महाराष्ट्र में हो रहा है तो भाव बढ़ रहा है, ये वो हम लोग लोकल पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ पढ़े लिखों को इस चीज में से बाहर आके थोड़ा समझना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि कुछ मीडिया की भी गलती है, मीडिया भी इकोनॉमिस्ट वगैरह को लाके वो शेयर बाजार की बात करने की बजाय ये बताए कि भाई हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे भविष्य हमारा क्या होगा। लेकिन वो सब करने से क्या होगा कि आप या तो मोदी जी के भगत हो या राहुल जी के भगत हो, ये होता है। लेकिन हम लोग इसीलिए वो डिस्कस करने से कतराते हैं, क्यों कोई बोलता है क्यों हम उसमें पढ़े, लेकिन जो हकीकत है वास्तविकता आपको बतानी पड़ेगी। आज हिंदुस्तान में बहुत लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको समझना पड़ेगा। वो 5 किलो जो अनाज खा रहे हैं वो भी अभी इकोनॉमिक समझने लगे हैं, वही बड़ी अच्छी बात है हिंदुस्तान की। जी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत है, हमने ऐसे ही बात कही कि तो मीडिया का जो रोल है देश की, जो मुख्यधारा का मीडिया, वो इस तरह का, क्योंकि अपनी भूमिका को बना चुके हैं कि एक पक्षीय पूरा उनका प्रचार रहता है, तो तमाम तरह के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अहम सवाल हैं, वो बहस से पीछे रह जाते हैं। आम आदमी को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए उसके सामने बहुत सारी जिज्ञासाएँ उसके मन में रहती हैं, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर फिर मैं आपके पास आता हूँ सवाल उनका, कि उनकी जीत को लेकर देश में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा वर्ग बड़ा खुश हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। तो अमेरिका का चुनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति बनना, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उनकी अंदरूनी मामला है। उनकी अंदरूनी राजनीति है, कौन हारता है, कौन जीतता है। उसमें हमारे देश के कुछ एक लोगों के द्वारा, कुछ एक वर्ग के द्वारा बड़ा खुशी मनाना, ये क्या संकेत है? ये क्या नई तरह की राजनीति है या नई तरह की विचारधारा जन्म ले रही है? नहीं, हम इस 70 साल से हम इस ख्याल में जी रहे हैं कि भाई अमेरिका हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दुश्मन है, रशिया हमको मदद करता है। लेकिन इतिहास को किसी को पढ़ना ही नहीं, अभी तो गूगल के बाद आप सब जान चुकते हो। 71 में जब इंदिरा गांधी वहां गई और उसने बोला कि हम लोग भाई लड़ाई कर देंगे, 71 पाकिस्तान की अब उसको कट करना है, तो उन्होंने बांग्लादेश आजाद करवा दिया। वो नहीं करवाने के लिए अमेरिका ने हमको धमकाया था कि भाई हमने 7 फ्लीट भेजी है, हमारी 7 फ्लीट आ जाएगी, उसको मदद करेगी बांग्लादेश को। उसके 6 महीने पहले हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसरों ने बोल दिया कि भाई रशिया से आप एग्रीमेंट कर लो कि भाई अगर हम मुसीबत में होंगे तो आप हमको बचाओगे। वो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट रशिया से 6 महीना पहले होती है। जैसे ही अमेरिकन फ्लीट आती है पीछे आके रशिया की दो न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी हो जाती है, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, चला गया। तो ये जो नैरेटिव्स थे कि ऐसा नहीं है, हम लोग ने भी डिसीजन लिए। और अभी जो पब्लिक समझ रही है, जो ट्रंप को खुश कर रही है, इंदिरा गांधी जब लौट के आई अमेरिका से और बताया कि ये लफड़ा का, वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो उन्होंने सबसे पहले आते वाजपेयी जी को बुलाया, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन वो थे, कि भाई मैंने इसे धमका दिया है, शायद इसमें कुछ लफड़ा होगा। तो बोले, वाजपेयी जी ने एक ही वर्ड यूज किया कि अगर देश की बात है तो हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए, आप बिंदास डिसीजन लीजिए। ये होता है अपोजिशन का और गवर्नमेंट का रोल। हम लोग उससे बहुत दूर निकल के आ गए। अभी हम गोबर पे आ गए, हम राम भक्ति पे आ गए। जब देश की बात आती है तब ये सब चीजें गौण हो जाती है, और शायद इसको सुधारने में अब हमको और 10-20 साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है। चाइना हमारा दुश्मन है, रशिया हमारा, क्योंकि वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि हमारे बहुत लोगों को उसने वहां आके बहुत पैसा कमाने दिया है। आप चाइना में नहीं जा सकते हो। 2011 में तो मोदी जी को स्मगलर छुड़ाने जाने पड़े थे कश्मीर में, जो हमारे सिंगापुर से स्मगल करते थे हीरे। तो हमारी किस कंट्री में क्या इंप्रेशन है, हमको कैसे जनरेट करना है। आज अफ्रीका, आज आप देखिए अफगानिस्तान में आज भी हिंदुस्तानियों की इज्जत सबसे ज्यादा है। जब इतना ज्यादा लफड़ा चलता था, एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, कमिश्नर, उनके फादर वहां पे इंग्लिश वो सिखाने के लिए वहां जाते थे, तो बोलते थे कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, मैं घूम रहा हूँ। वो जैसे ही इनका वो लोग अलकायदा के अपना इसके तालिबान के पुलिस वाले पकड़ लेते थे, तो पूछते थे माल माल मतलब कहाँ के हो, तो बोले मैं पासपोर्ट दिखाता था, माल हिंदी। वो इंडियंस को हिंदी बोलते हैं, तो बोले बड़े मोहब्बत से सलाम वालेकुम करके छोड़ देते थे। तो हमको जो इज्जत वो हमने कमाई है उसको गंवानी नहीं है। अभी आप जो कनाडा में कर रहे हो उससे इंडिया की इज्जत खत्म हो रही है। तो आप उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने और अपने आप को भाई एस्टेब्लिश करने के लिए जो कर रहे हो ये गलत है। आप दुनिया के भाई नहीं हो सकते हो, भाई कभी किधर रहे ही नहीं। भाई बाद में सबको देश छोड़ के भाग जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत ही विस्तार से आपने पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उसको बखूबी उसका परिभाषित किया है कि किस तरह के समीकरण नए-नए तरह से बन रहे हैं, क्या-क्या नए डेवलपमेंट पूरी दुनिया की राजनीति में हो रहे हैं।
और उससे किस तरह के प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पूरे राजनीतिक समीकरणों में पड़ेंगे, संबंधों पर पड़ेंगे विभिन्न देशों के बीच में। आपने बड़े विस्तार से उसको परिभाषित किया है और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और काफ़ी सारे विषय उन्हें क्लियर भी होंगे कि किस तरह की देश दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं और किस तरह के आने वाले समय में संभावना है। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला, क्योंकि आपका बड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है, विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी डिबेट लगातार बनी रहती हैं। इसके लिए आपने हमारे लिए दर्शकों को समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत अभिवादन।